आज करंट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहली बार मीनिंग होता है कि द रेट ऑफ डायरेक्शन फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो पहला देखिए यूनिट होता है स्केलर, इसका स्केलर यूनिट होता है और इसलिए मूव करता है सिर्फ ना एक ही डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव के डायरेक्शन में। तो इसमें हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट होता है एम्पियर, वोल्ट प्लस सेकंड एम्पियर में हो जाता है। तो इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एक एट टी टाइम पे, तो टी इंस्टेंटेनियस को लिख सकते हैं टी क्यू बाई टी टी, और इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें आई क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ में। जैसे आई क्या होता है, सबको पता है कि चार्ज फ्लो अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो इन इंस्टेंट ये क्या होता है, एवरेज का भी ये होता है कि टी क्यू बाई टी टी, और यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे में आता है, यहाँ पे देख लेने का, नोट में लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द आइसोलेट कंडक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो वेयर मैटर इज प्रेजेंट। मतलब अगर समझो आइसो है, कुछ ऐसा दिया है, ये हम लोग ने मेन रखा है, सिर्फ ऐसा रखा है तभी ज़ीरो होता है। अगर ऐसा अभी बीच में चार्ज आ गया तब इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक रहेगा करंट, जो उसमें क्या होगा, इसमें ज़ीरो नहीं होगा, तब इसमें कुछ अलग सा आएगा नंबर। उसके लिए लिखा है कि आइसोलेट कंडक्टर में ज़ीरो होता है जब मैटर प्रेजेंट रहा तब, वरना अगर बैटरी डाल दिया तब ज़ीरो नहीं होता है। तो अब आ जाते हैं करंट डेंसिटी में। करंट डेंसिटी का क्या होता है, जैसे करंट डेंसिटी को ऐसे में फॉर्म करते हैं, मैं तो जे बोलता हूँ, आप लोग का पता नहीं। तो जे इज़ इक्वल टू आई अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन, और एरिया को कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर टू करंट। तो अभी समझ लो ये करंट ऐसे जा रहा है इस तरफ से, ऐसे, तो ऐसे जा रहा है, तब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये एरिया हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे आप भी समझ लो ये ऐसा लिया एरिया, तो इसका करंट ऐसे जा रहा है तो एरिया क्या होगा इधर, तो इसके लिए बोलते हैं ए जे अपॉन एरिया, आई अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाते नीचे, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सिंपल रखा है पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो स्पीड को हम लोग लिख सकते हैं वी आर एम एस 3 kT/m। ये सबको पता है, जब इलेक्ट्रॉन का स्पीड का होता है रैंडम मोशन, ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे, इधर उधर घूमते जा रहे रैंडम मोशन में, तो इसका इतना टकराता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। फिर अब देख लेते हैं जब जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ से करंट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, फील्ड इलेक्ट्रिसिटी की है। तो इसमें हम लोग को पता है कि ए क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन होता है ई अपॉन एम। ये ई किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और ये है इलेक्ट्रिक होते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ मास के लिए। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे मतलब जो अभी ऐसे नॉर्मल रखा था ऐसे, जब हम लोग ने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो जिस तरफ से ऐसे चल रहे थे ये, जिस तरफ से फटाक से टर्न करके लोग ने ऐसे डायरेक्शन में ले लिया, तो हम लोग उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, वेलोसिटी ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है वी डी इज इक्वल टू ई एम अपॉन एम इज इक्वल टू टाउ। टाउ को क्या बोलते हैं, जिस तरह से फटाक से वो ऐसे चल रहा था और ऐसे मुड़ गया तो उसे बोलते हैं, तो टाउ इसे बोलते हैं। तो इसका मतलब ऐसे जो चल रहा था वो ऐसे जब मुड़ा, उसका टाइम जितना हुआ उसे बोलते हैं टाउ। तो ई अपॉन एम इसको याद रख लेने का, जिसका पता है इसका ये भी होता है वी डी इज इक्वल टू पाई क्या लैम्डा अपॉन टाइम। इसमें समझ लो ये तो कर ये है क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, इन लोग के बीच में डिस्टेंस है लेंस है पाई एम का और टाउ का वी डी। तो इसमें मीन फ्री पाथ, ये क्या है मीन फ्री पाथ। तो यहाँ पे रिवोल्यूशन टाइम जिसमें एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिशन, इसका मतलब होता है, और ये क्या होता है एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे आ जाते हैं रिलेशनशिप
बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम लोग को पता है कि I इज इक्वल टू NE/AV/D। इसको मैं अच्छे से याद रखा वीना से I इज इक्वल टू वीना। तो ऐसे तुम लोग याद कर सकते हो भी। तो वीना अगर गया है तो N क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अभी इसमें ये है तो N कैसे पता कर सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पे अभी एरिया क्या हो जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। यहाँ पे ई क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग को पता है जे क्या होता है, I/A। तो आई का हम लोग को ये भी पता, अगर आई में हम लोग ने ये डाला तो NE/E/N टाउ, और यहाँ पे हो गया NE² टाउ अपॉन M ई। अब इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो हम लोग ने J इज इक्वल टू, ये ऐसा लोगों को मुझे भी याद नहीं क्या बोलते हैं, छोड़ो बताओ, इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी इज इक्वल टू NE² टाउ अपॉन M। तो ये क्या हो गया, क्या बोलते हैं, अभी ये कि इसके प्रोपोर्शनल है, कंडक्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल है, N के। तो N लिखा, N में अगर कंडक्टर रहा तो N क्या होगा, तब कांस्टेंट हो जाएगा कंडक्टर में। अगर सेमी कंडक्टर रहा तो N जितना बढ़ेगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी समझ लो कंडक्टर क्या होगा, टाउ के लिए। तो टाउ में क्या होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ा, ये टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, तब वेलोसिटी बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ा तो दोनों के कोलिजन का टाइम कम हो जाएगा उसके कारण। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ता है और क्या बोलते हैं, टाउ खत्म होगा। तब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, जे कंडक्टिविटी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू 1/T प्रोपोर्शनल टू 1/ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का ये ऐसा रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी क्या होता है, 1/कंडक्टिविटी। तो यहाँ से 1/कंडक्टिविटी लिखा था, M/NE² टाउ हो गया। अब मोबिलिटी में आते हैं। मोबिलिटी क्या होता है, ट्रिप वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग ऐसा इसका डेफिनेशन से हम लोग ये पता कर सकते हैं, U इज इक्वल टू VD/E। तो VD/E/M इज इक्वल टू टाउ, और यहाँ से हम लोग ने लिखा म्यू इज इक्वल टू E/M टाउ इनटू। अब यहाँ पे थोड़ा नोट में आ जाते हैं। नोट में लिखा है, हाँ नोट में लिखा है मैंने, आईज इज सेम ऑलवेज अलॉन्ग वायर। अगर सीरीज में रहा तो आई हमेशा सबको पता है कि सेम होता है, तो वही है। यहाँ पे सेकेंड लिखा है कि जे और क्या बोलते हैं, फील्ड इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। फॉर्मूला से हम लोग चेक कर सकते हैं, तो हम लोग को पता चलता है। तो यहाँ पे लिखती है, फिर मैंने आप आ जाते हैं इलेक्ट्रिक्स एक रेजिस्टेंस में। यूनिट क्या होता है, एम्पियर/M²। और ये क्या होता है, ये बाय डेफिनेशन से हम लोग को पता चलता है कि R इज इक्वल टू V/I। अभी डेफिनेशन देखना है तो गूगल पे देख लो। यहाँ पे यूनिट का होता है रेजिस्टेंट, यहाँ पे मतलब बताया तो वोल्ट अपॉन एम्पियर ओम। यहाँ पे ओम भी होता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को पता है कि आई होता है VD वीना। तो यहाँ से मैंने लिखा कि वी का डाल दिया मैंने फॉर्मूला, और फिर जाके मैंने इन दोनों को ई से मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा रखा। ठीक है, हाँ यहाँ पे मैंने फिर नहीं, फिर V/I। फिर यहाँ पे आप सोच रहे वी कहाँ से आया, तो V यहाँ से आया। क्या बोलते हैं, ई क्या होता है, यहाँ से देखिए VD इज इक्वल टू EDX, सबको पता है। यहाँ पे फिर V जैसा मैंने लिखा EX, फिर V इज इक्वल टू E/L, और E हो जाता है V/L, पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, तब मैंने E में लिखा V/L। तो V/I क्या हो जाता है, ML/E² टाउ NA। अब M/E² टाउ N क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस। तो रजिस्टिविटी इज इक्वल सॉरी रजिस्टिविटी हो जाता है ये यहाँ पे। तो रेजिस्टेंट क्या हो जाएगा, रजिस्टिविटी L/A। ठीक है,
रजिस्टिविटी का होता है ओम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नोट में देखा है कि मैंने कि यहाँ पे लिखा है, नोट आप पढ़ सकते हो पॉज करके। आई हमेशा कितना होता है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अगर ये दो वायर है, समझ लो यहाँ पे पाइप है, इसका एरिया इतना है और इसका एरिया बड़ा है थोड़ा, तो यहाँ से जितना करंट ले जाएगा वो यहाँ से भी सेम करंट होगा, दोनों हमेशा सेम होगा। अगर इसमें मतलब पाइप है तो पाइप को अगर हम लोग आगे से दबाते तो स्प्रे क्या होता है, फास्ट हो जाता है, पानी का स्पीड ज़्यादा होता है, प्रेशर फास्ट हो जाता है, क्योंकि हमेशा वाटर का प्रेशर है ना दोनों इक्वल रखते हैं हमेशा, उसके लिए फास्ट हो जाता है। जितना अगर सेम एरिया रहा तो स्प्रे सेम में जाएगा। तो यहाँ पे ही वही है, मतलब लिखा है सेकंड में लिखा है कि मैंने चार्ज क्यों है पास पर सेकंड पर यूनिट एरिया करंट एसोसिएट विद क्रॉस सेक्शन एरिया इज, तो आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी एन क्यू ए। तो यहाँ से आप देख सकते हो यही होता है पूरा फॉर्मूला एन प्रैक्टिकल, अगर एन पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ईच पासिंग चार्ज क्यू, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं। और वहीं पे अगर समझ लो अगर कोई क्या बोलते हैं क्यों क्यों जा रहा है, समझ लो कोई इज मूविंग इन सर्कुलर रेडियस, तो हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू बाई टी को हम लोग लिख सकते हैं 2πr/v, और इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर हम लोग ऐसा लिखा तो क्यू भी 2πr हो जाता है। पाँचवा ये कि ऑर्डर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्टर, तो अब होता है 10⁻²8। अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो 16 हो जाता है, टाइम के साथ चेंज होता रहता है सेमीकंडक्टर में से। अभी आ जाते हैं इसमें 6 में। 6वां पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द करंट कैरी कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो बट इनसाइड v/l। तो यही मैंने ये बताया जो आपको कि अंदर में चेंज होता है, जो अगर बाहर में अगर करंट जा रहा है तब ज़ीरो होगा हमेशा। तो यहाँ पे फिर एक ऐसा क्वेश्चन है, आपको देखना है तो देख लेना। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ 1fs होता है 10⁻⁻15 सेकेंड। यहाँ पे ये किया है, ये क्वेश्चन है इसी में लिखा था। और फिर यहाँ पे नोट में आ जाता है रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में। तो फर्स्ट होता है कि इसमें नेचर ऑफ मटेरियल होता है और टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पे रहता है। तो टेम्परेचर बढ़ा तो रजिस्टिविटी बढ़ा, रजिस्टिविटी बढ़ा तो ये कम होता है, तो कंडक्टिविटी कम होता है। अब आ जाते हैं इधर वेरी क्या, टेम्परेचर डिपेंड ऑन रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। तो अभी सबको पता है कि R इज इक्वल टू R0 1 प्लस R डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा एक होता है, अल्फ़ा क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंट, यूनिट होता है C -1 की -1, ठीक है। और यहाँ पे ये हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जिसने क्या बोलते हैं फिजिक्स में पीछे भी और भी ऐसे ही सेम फॉर्मूले भी होते हैं डेल्टा एल के बारे में, L2 इज इक्वल टू L1 + 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी, ऐसे ही फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, जैसे ऐसे रहता है। मैं तो ऐसे ही याद रखो, डेल्टा एल R0 डेल्टा अल्फ़ा डेल्टा टी से। यहाँ पे इसको आप इस तरफ कर दो, ये मल्टीप्लाई करके इस तरफ कर दो तो डेल्टा आर हो जाता है, बोलते हैं डेल्टा आर हो जाएगा और डेल्टा यही बचेगा, फिर याद हो जाएगा। यहाँ पे फिर नोट में आ जाते हैं। नोट में लिखा है अगर इफ़ वायर इज स्ट्रेथ एन टाइम, अगर हम लोग एक टाइम हम लोग ने खींचा वायर को, हम लोग लिखा है कि 2 टाइम्स हम लोग ने वायर खींचा, तो जो न्यू रेजिस्टेंट होगा वो n² के बराबर होगा, ठीक है। हम लोग 2 टाइम से खींचा तो आंसर क्या हो जाएगा, नया रेजिस्टेंट हो जाएगा 2 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 4। तो यहाँ पे मैंने फिर सेकंड पे आ जाते हैं, अगर इस वायर स्ट्रेच रेडियस अगर रिड्यूस हुआ 1/n ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, तो न्यू रेजिस्टेंट होगा इंक्रीज हो जाएगा 1n/4। कुछ ऐसा है, देखिए आर है, आर हाफ हो गया, इसको मैंने 1/2 कर दिया, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा 2 का 4, ये ऐसे।
अब तीसरे में आ जाते हैं कि ये है ना, क्या बोलते हैं, x% चेंज इन प्लॉट इन लेंथ ऑफ वायर then its resistance will be 2x हो जाएगा। तो समझ लो अभी क्वेश्चन में अभी कैसे, तो कैसे हो रहा है यहाँ पे, ये हमेशा चेंजेस वेरी स्मॉल, इफ चेंजेस वेरी स्मॉल तभी ये काम करता है, कितने में, 5%, वैलिड फॉर 5% ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आर क्या होता है, एल रेजिस्टिविटी अपॉन एन। तो यहाँ पे मैंने लिखा, समझ लो ये क्या बोलते हैं इसको, ऐसे ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का। तो फिर जाके मैंने ए को लिख दिया है वी एल स्क्वायर, ए जैसे वी हम लोग को पता है ए एल होता है, तो ए क्या हो गया एल बाई वी, तो आर क्या हो गया एल स्क्वायर। ठीक है, ये अब आ जाते हैं ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ हमेशा सबको पता है कि फंडामेंटल लॉ नहीं है, वो कहीं भी अप्लाई नहीं होता, सिर्फ होता है जहाँ ओम रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इजिकल टू आई आर। कैसे निकला, जैसे हम लोग को पता है J इजिकल टू रेजिस्टिविटी, ये क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी इंटू ई होता है। तो अभी मैंने फॉर्मूला सारा डाल दिया, तो आंसर ऐसा आ जाता है V इजिकल टू आई आर। ये ग्राफ होता है कि V वर्सेस I का ऐसे, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होता है टेन थीटा आर हो जाता है, स्लोप क्या होता है इसका, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन है आपको करना है तो कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे लिखा है 400 resistance of is made by adding a 400 resistance of tolerance 5%, then the tolerance of combination क्या होगा, समझ लो ये 100 है और 5 रेजिस्टेंसेस, तो 4 बार हम लोग ने किया तो 420 होगा। तो 20% को कैसा लिखेगा, 20/400 इंटू 100, जो कि हो जाएगा 5%। और हाँ, यहाँ पे अभी नोट में लिख लेने का कि एडिंग टॉलरेंस और परसेंटेज एरर विल नेवर चेंज द टॉलरेंस परसेंटेज एरर। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है अभी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड किरचॉफ लॉ। अभी यहाँ पे हो जाता है, देखिए ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने लिखा करंट जा रहा है, यहाँ रेजिस्टिविटी आया, तो यहाँ से आई क्या होगा, आई जाया, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे मैंने रखा है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ए और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बी। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है डेल्टा वी क्या हो जाता है, आई आर के बराबर। इसको हम लोग ऐसा रख सकते हैं, डेल्टा ए गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या बोलते, ठीक है, डेल्टा ए माइनस आई आर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ए होगा, इज इक्वल टू पी पी, ऐसा लिख सकते हो। तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा, देखिए डेल्टा वी इक्वल टू आई आर के बराबर, यही हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे। तो हमेशा हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। अब किरचॉफ का क्या लॉ क्या होता है, पहला होता है जंक्शन लॉ। अभी यहाँ से हम लोग करंट गया, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, तो हम लोग कैसा लिखेंगे, करंट ऐसा गया और डिवाइड जिस तरफ अलग हुआ उसको माइनस से लिख देंगे, और हमेशा कितना होता है, ज़ीरो होता है जितना करंट जा रहा है, एंड डायरेक्शन इज नो। अब डायरेक्शन हमें नहीं पता, तो तुम लोग कहीं भी ले लेने का और सबको प्लस कर देना, लेकिन ये हमेशा देख के करने का सही। तो यहाँ पे प्लस किया, तो अगर तुम लोग का आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा अगर गलत डायरेक्शन लिया हो तो यहाँ पे अब सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड पे क्या लिखा है मैंने, लूप लॉ। तो यहाँ पे अगर समझ लो यहाँ पे हम लोग को बैटरी दे दिया, तब क्या करेंगे, तो हम लोग समझो एक्स से वाई करंट जा रहा है, तो हम लोग एक्स प्लस ई इज इक्वल टू वाई लिखेंगे। अगर वाई से करंट जा रहा है ऐसे, यहाँ से पीछे की तरफ जा रहा है, तो आप ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से अभी यहाँ पे आई से करंट जा रहा है बी में, तो ए से बी जा रहा है, तो हम लोग ने ऐसे लिखा है, जो कि मैं ऊपर यहाँ पे यही बता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपन लोग ने एक सर्किट बनाया मैंने, यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहाँ पे बैटरी डाला, यहाँ से करंट गया, रेजिस्टिविटी आए, ये तो क्या हो रहा है, यहाँ से करंट गया, यहाँ से वापस आ गए, तो मतलब सर्कल बना। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप एक्सेस इन लूप इज ज़ीरो हमेशा। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू, ये फिर फॉर्मूला में डाला, मेरे को आई मिल गया आंसर।
अब आ जाते हैं यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, मतलब आई इज इक्वल टू आर आई। भी यहाँ पे मैंने ऐसे 3 रेजिस्टेंस डाला है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे बैटरी में डाला है तो वी पोटेंशियल क्या होता है, वी पोटेंशियल 1 2 3 ऐसे हम लोग रेशियो में डालेंगे। बेस हम लोग पैरेलल में रेजिस्टेंस दे दिया। ये हमेशा हम लोग घर के तरफ होता है, घर में हमेशा यही लगता है। क्वेश्चन में पूछता है घर वीर के बारे में, तो हमेशा पैरेलल में रखते हैं हम लोग। तो हम लोग रखते हैं पी डी अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस इज सेम। ठीक है, पी डी क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। ठीक है, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/I। ठीक है, ये मतलब ये सही में मत लेके चलना, ये मतलब मैंने ऐसे में लिखा है। अगर हम लोग रेजिस्टेंस दिया है तो हम लोग को R, ठीक है, तो फिर जाके R हम लोग को इतना दिए, तो ये सिर्फ क्वेश्चन में के लिए, मतलब सही में क्वेश्चन आएगा नहीं। आप यहाँ समझोगे, आगे समझ जाओगे। देखो क्या मतलब बोल रहा था। तो यहाँ पे देखो ये ट्रिक होता है कि यहाँ पे पहला क्या हुआ, यहाँ पे एक मैंने रेजिस्टेंस डाला पैरेलल में। अगर ये आर है, ठीक है, अगर सेम आर है यहाँ पे, तो मैं लिखूँगा आर इक्विवेलेंट R/2। अगर समझ लो कोई आर है और यहाँ पे लिखा है R/n, तो हम लोग लिखेंगे R+n। अभी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे समझ लो क्वेश्चन लिए है, यहाँ पे मैंने 6 है और यहाँ पे मेरे को 2 दिया। तो अगर मैं 6 को कितने में डिवाइड करूँ क्या तब जाके 2 हो जाए, तो मैंने 6 को डिवाइड किया 3 से, तब हो जाएगा 2। तो मेरे पास 6 के R क्या हो जाएगा 6, N क्या हो जाएगा 3। तो 6 प्लस 3/+1 6/4, आंसर हो जाएगा 3/2। सीधा आंसर ला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी एक और है, देखिए यहाँ पे अगर 4R है तो 4R/2 आंसर 2R। ठीक है, यहाँ पे अभी एक होता है मेथड ऑफ सिमेट्रिक। तो यहाँ पे अगर समझो ऐसे हम लोग को दिया है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, तो ये ऐसा जब पूरा इक्वल होता है तो हम ये बीच को है ना तोड़ सकते हैं। तोड़ना मतलब ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जब ऐसे किया था तो हम लोग फटाक से कर सकते हैं। उसको ऐसे लिया, फिर यहाँ पे हम लोग ने बना दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे हो गया ये। अब आ जाते हैं नोडल मेथड में फॉर शॉर्टकट, फॉर शॉर्ट सर्किट। अभी हम लोग एक ऐसे जा रहा है इधर करंट, एक ऐसे जा रहा है और ऊपर जा रहा है। तो हम लोग ने सब सारे जंक्शन लेके चलेंगे I V1/-V। आपको पता है यहाँ से मतलब मैंने एक का लिया, यहाँ का इतना करंट लिया, फिर यहाँ से निकाला, फिर यहाँ से निकाला, तो सबका I इतना आ गया। हम लोग को पता है सीरीज में हम लोग ऐसे लिखते, तो सीरीज में मैंने ऐसे लिख दिया। तब इसमें हम लोग ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ऐसा कोई करंट है तो ये हम लोग को पता है कि यहाँ पे कुछ रजिस्टिविटी नहीं है ना, यहाँ पे कोई रजिस्टिविटी नहीं है, तो हम लोग मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे लिखा तो इससे अंतर क्या हुआ कि ईजी हो गया, दिख रहा है अच्छा है। तब दिख रहा है तो हम लोग मैंने तुम लोग को बताया कि R/R क्या होता है, R/2। 3 R है पैरेलल में तो R/3, तो R क्या हो गया R/2। ठीक है, अब इस सब इसको क्या हो गया, ये ऐसे में बदल गया, तो ये क्या हो गया 4R/3। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देख लेना तुम लोग को। यहाँ पे ऐसे 3 और 3 6 है, तो ये क्या हो गया सीरीज में हो गया। सीरीज में हुआ तो 3 + 3 6 हो गया। 6 फिर 6 सामने हो गया तो क्या हो जाएगा 6 और 6 6/2, तो आंसर वापस 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 फिर से 3 6 पर जाकर तुम लोग देख रहे हो तो यहाँ पे सेम बनते जा रहा है। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया 6/3 वापस लास्ट में 6, फिर जाके मैं तुम लोग को बताया कि यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तब जाके 3 बन जाएगा। तो 6/3 हो जाएगा आंसर, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ पे अभी आ जाते हैं क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है मैंने, देख लेना तुम लोग। यहाँ पे फिर आ जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अभी सेल की बात किया तो यहाँ पे सेल अगर तुम लोग को सीरीज में दिए तो हम लोग लिखेंगे R इक्विवेलेंट E1 + E2 E3। तो वहीं यहाँ पे अगर समझ लो
कैसे अभी माइनस प्लस में तब अगर ऑपोजिट रहा, जैसे माइनस प्लस प्लस माइनस यहाँ पे सेम तरफ है तो हम लोग माइनस में लिखेंगे इसे। अब आ जाते सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अभी यहाँ पे पैरेलल में रहा तो यहाँ पे क्या है, ये पैरेलल में रहा तब के लिए, तो पैरेलल में रहा तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल है, नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉरी पैरेलल के, अच्छा हाँ यहाँ पे मतलब अगर कॉम्बिनेशन में पैरेलल थोड़ी ना, सॉरी गलती हो गया। यहाँ पे वापस देख लेना भाई, शॉर्ट ये वैसे भी शॉर्ट है तो तुम लोग को इतना फटाफट ही दिखा रहा हूँ, फटाक से ख़त्म करना उसके लिए, क्योंकि 30 मिनट में हम लोग को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे आ जाते पैरेलल, अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में आ जाते तो ये पैरेलल में रखा है तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे ये और हम लोग 2 L क्या बोलते हैं, ये L नहीं है, ये ओम्स है, ओम्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टू रजिस्टिविटी 10 दिया है तो हम लोग को ई इक्वलेंट हो जाता है E1R1 प्लस E2/R2 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1/R1 1/R2। तो यहाँ पे तुम लोग क्वेश्चन में करोगे तो सिंपल मिल जाएगा 97/V, और आर इक्वलेंट सबको पता है 1/2 1/5 तो 10/6। यहाँ पे और जैसे ये क्वेश्चन है, देखना तो देख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सर है, यहाँ पे मैंने आंसर लिखा। अब आ जाते पी टी अक्रॉस द बैटरी। अभी ए टू बी गया, डिस्चार्ज द बैटरी, इसका मतलब डिस्चार्जिंग बैटरी हो रहा है कि करंट बाहर तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने अभी एस को ऐसे लिख सकते हैं, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, अगर तो आंसर सीधा ये आ जाएगा। अगर अगर आई ज़ीरो रहा तब हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्टेंस ई के बराबर हो जाएगा। अभी चार्जिंग आई मतलब ऐसे तरफ आई जा रहा है तो हम लोग लिखेंगे वी बी माइनस वी इक्वल टू ई प्लस आई आर, ठीक है। यहाँ पे सिंपल अगर तुम लोग को लिखने आता है, मैं तुम लोग को पीछे बताया कैसे लिखते हैं, तो वैसे ही लिख के सीधा आंसर ला सकते हो। अभी यहाँ पे आ जाते हीटिंग इफेक्ट में, आ जाते हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब यहाँ से करंट आ गया तो ये क्या होता है, थोड़ा गर्म होता है, तो गर्म हुआ तो हीट रिलीज होता है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो तुम लोग लिख सकते हो आई स्क्वायर आर, आई को लिख दिया मैंने डेल्टा वी बाई आर, तो यहाँ से तुम लोग आंसर फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब आ जाता है हीट सप्लाई बाय बैटरी। अब इसमें हीट क्या बोलते हैं, एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी, सॉरी ये एनर्जी सप्लाई हो रहा है, यहाँ से जा रहा है तो पावर डिलीवरी हो जाता है ई बाई आर, और अगर पावर डिलीवरी टू लोड, तो पावर को लोड करना है तब वी बाई आर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को बताया कि घर के तरफ होता है कि कनेक्ट होता है, बोलते हैं एक पैरेलल में हमेशा करंट, क्या बोलूँगा तुम लोग को पीछे बताया था, पैरेलल में होता है हमेशा घर को सारा सर्किट, तो वो यहाँ पे यहाँ आ जाता है। तो क्वेश्चन में तुम लोग को मतलब मैंने बताया कि यहाँ से रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये है, तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो कि ई मैक्स व्हेन आर इज इक्वल टू आर, जब मैक्स हो जाएगा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब, तो तुम लोग को पावर का फॉर्मूला पता चलता है कि आई स्क्वायर आर, और यहाँ पे हो जाता है वी स्क्वायर बाय आर, आई को लिख दिया मैंने वी स्क्वायर बाय आर ऐसे करके। यहाँ पे सबको पता है कि आई होता है वी बाय आर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये रहा क्वेश्चन। अब आ जाते सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, रजिस्टर में बल्ब अगर सीरीज में रहा तो ऐसे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि टोटल पावर कंजप्शन होता है कि P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। इफ़ एन बल्ब्स आर आइडेंटिकल, अगर इसमें 10 बल्ब कनेक्ट है तो आंसर हो जाएगा P टोटल हो जाएगा
जितना पावर दिया अपॉन 10 बल्ब के बराबर। अब इस सीरीज़ में रहा, तो सीरीज़ में रहा तो होता है जितना ब्राइटनेस होता है उतना पावर कंज्यूम होता है, तो जितना कंज्यूम हुआ उस प्रोपोर्शनल टू आर। तो सबको पता है ब्राइटनेस किसके बराबर हो जाएगा, आर के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर जितना वाट रहा तो उतना शाइन मोड करेगा सीरीज़ में। तब पैरेलल में रख दिया, पैरेलल में जैसे हमने लिखा है कि मैंने पी टोटल हो गया P1 प्लस P2, पी टोटल इक्वल टू एन पी हो जाता है, सबको पता है। यहाँ पे एन पैरेलल हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, तो यहाँ पे ब्राइटनेस कितना हो गया 1/r। जितना लो रजिस्टेंट होगा उतना ज़्यादा ब्राइटनेस होगा इधर। ठीक है, अब आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट सबको पता है गवर्नमेंट मीटर क्या होता है, तो करंट मेजर डिवाइस होता है जो कि आई जी को हम लोग लिखते हैं, ये मेजर वेरी स्मॉल आई जी, मतलब ये क्या होता है गवर्नमेंट मीटर के बारे में। तो पहला इंस्ट्रूमेंट आता है एम मीटर। एम मीटर मतलब सीरीज में लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे मेरा सीधा फॉर्मूला में लिख देते हैं आई माइनस आई जी आर एस इज इक्वल टू आई जी आर एच जी। अब आर जी हम लोग पूछो आर जी क्या मतलब, आर जी मतलब कौन मीटर के बारे में, मतलब आर इसके अंदर जो रहता है रजिस्टिविटी उसकी बात कर रहे हैं। अब ये क्या है, इस कौन मीटर के बारे में। कौन मीटर कहते हैं छोटा, मतलब बहुत कम करंट के लिए यूज़ होता है। पर एम मीटर क्या होता है, बड़े करंट के लिए। करंट मतलब ऐसा करंट जा रहा है यहाँ से, तो मेन यहाँ से फटाक से ज़्यादा चला जाता है करंट, पर यहाँ से थोड़ा सा खींच लेता है, इससे हम लोग को पता चल जाता है, इसके लिए डिवाइस यूज़ होता है। ठीक है, अगर अभी आइडियल रखा रहा तो आइडियल में क्या होता है, आर जी ज़ीरो हो जाएगा, तो फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर पैरेलल में देते हैं, मतलब समझो ये कुछ ऐसे जा रहा है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट देखेंगे अगर हम लोग को इस रजिस्टिविटी का निकालना है करंट। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला आपको पता चल जाता है आई जी आर जी प्लस आर एस इज इक्वल टू आई माइनस आर जी आर। ठीक है, और ये डेल्टा वी, और यहाँ से आइडियल से ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से व्हीट स्टोन आ जाते हैं। व्हीट स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्वेश्चन आता है। तो हम लोग ये कुछ ऐसे दिया है। ठीक है, अगर तुम लोग को पता है कि ये दो इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, बीच का आर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा पी टू। ठीक है, अगर ये बैलेंस रहा तब की बात। ठीक है, ये सिमिलर है, ये व्हीट स्टोन हो गया। अभी एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन कैसा दिखता है, कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, अगर ये देख रहे हो सबका रेशियो है ना, सबका सेम है। ठीक है, तो अगर सेम आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो हो गया तो हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, तो आर इक्विवेलेंट ये होगा। अब यहाँ से हम कहते हैं मीटर ब्रिज के बारे में। मीटर ब्रिज क्या होता है, रूम स्टोन होता है, तो आर क्या ये कुछ ऐसे लिखेगा, दिस शुड बी नियर अ मिड पॉइंट। ये तो ये आर नोन, आर अननोन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा ऐसा कुछ डिवाइस दिखता है, ये डब्बा है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी के डब्बे में बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि फॉर्मूला मैंने सीधा लिख देता हूँ। यहाँ पे आर वन अपॉन आर टू एल वन अपॉन एल टू, ये फॉर्मूला होता है सीधा नल पॉइंट पे हो जाता है। नल पॉइंट मतलब बीच में। ठीक है, आर अननोन अपॉन नोन इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर एल टू अपॉन आर। तो यहाँ पे आर यू हो गया, और आर नोन इज इक्वल टू आर नोन एल टू अपॉन एल वन। सीधा फॉर्मूला डाल देते, सब कुछ हम लोग को दिया रहता है। इसके लिए मैं अच्छे से समझा नहीं, लेकिन नहीं देखा तो यूट्यूब पे कोई देख लेना, कोई चैनल पर। तो यहाँ पे मेरा यहाँ ख़त्म होता है। मैंने एक चीज़ नहीं पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है कमेंट में बता देना, आपको पता ही है क्या नहीं पढ़ा है तो भी। चलो ठीक है, इतने में मैं जाता हूँ, बाय बाय।